हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर आई होप ऑल आर वेल। तो आज हम इस लेक्चर में हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन प्लेन सरफेस, कर्व सरफेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप सभी विदित है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हम हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन प्लेन सरफेस एंड कर्व सरफेस कैसे फाइंड करते हैं। उस लेक्चर में मैंने कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किया है कि हाउ टू फाइंड द हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन प्लेन सरफेस लाइक हॉरिजॉन्टल सरफेस, वर्टिकल सरफेस एंड इंक्लाइंड सरफेस एंड कर्व सरफेस। हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, उस लेक्चर को देखेगा, उसी के बाद इस लेक्चर को आप देखना, ताकि जो भी मैंने कॉन्सेप्ट वहां पे डिस्कस किए वो कॉन्सेप्ट आप इजीली इस तरह के क्वेश्चनों में अप्लाई कर सके। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो उत्तराखंड जेईई या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, जो कि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित है, एग्जाम कोई सा भी, या हम बता सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है कोई भी, क्योंकि हमें पता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग में कॉमन है। तो अगर कोई भी एस्पिरेंट ऐसा है जो कि इस तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, ताकि जो भी लेक्चर मैं यहाँ पे अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस 2 मीटर वाइड। कैसा सरफेस है? प्लेन सरफेस। ओके, क्या है? 2 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप, लाइज इन वाटर इन सच अ वे दैट इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। जिसका प्लेन है वो कितने डिग्री एंगल बनाता है? तो 30 डिग्री। अगर मैं नॉर्मल इसका डायग्राम बनाता, सरफेस बनाता, तो आप बताती ये इस तरह से बनाते कि 4 मीटर है और ये कितना है? 2 मीटर है। इस तरह का बनाता मैं, लेकिन इसने एक हमारे पास कंडीशन है, इंक्लाइन सरफेस है। आप खुद बताओ सॉरी, ये कितने डिग्री पे, मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितने डिग्री पे है? आप बताइए। ये 90 डिग्री पे दिख रहा है आपको, हमें 90 डिग्री पे दिख रहा है, ठीक है। ये तो 90 डिग्री पे। अब हमें तो 30 डिग्री पे इसको इंक्लाइन करना है, तो कैसे इंक्लाइन करेंगे? तो आप बताएंगे, अगर मैं इसको 30 डिग्री पे इंक्लाइन करूं तो कैसे करेंगे। माना कि क्या है, आपके पास फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस वो सरफेस होता है जो कि एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में हो। अब हमें दे दिया कि जो भी सरफेस था वो रेक्टेंगुलर सरफेस, वो क्या है? इंक्लाइंड सरफेस है। ये बना दिया मैंने रेक्टेंगुलर सरफेस, इंक्लाइंड सरफेस, जिसकी डेप्थ कितनी है? 4 मीटर। 4 मीटर डेप्थ। आपने सही से समझना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके बाद बताया इसने कि इंक्लाइंड है, कितने डिग्री पे है? ये इंक्लाइंड है हमारे पास 30 डिग्री पे। 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। तो आप खुद बताओ, ये तो 4 मीटर इसकी डेप्थ है और विड्थ कितनी होगी? 3 मीटर। विड्थ का कोई काम नहीं है। अब जब हमने हाइड्रोस्टेटिक फोर्स निकालना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो आप बताइए, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का अगर हम फॉर्मूले की बात करें, तो फॉर्मूले की बात करें तो F इक्वल टू क्या होता है? रो जी ए एच बार। तो आप बताइए क्या क्या पैरामीटर ऐसे है जो हमें अननोन है अभी। आपको रो भी पता होगा, क्या है? अ रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस इज व्हाट, क्या है ये? हमारे पास जो भी है लिक्विड है, क्या है? वाटर है, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी आपको पता है 1000। जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एरिया तो आपको पता है, लेंथ इनटू विड्थ हो जाएगा। अब अननोन क्या है? हाइड्रोस्टेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? रो जी ए एच बार। तो अननोन क्या है? तो आप बताइए, अननोन क्या दिख रहा है आपको? एच बार है, सेंट्रॉइड है। और हमेशा एक बात आपको ध्यान देना है, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो सेंट्रोइड हमेशा फ्री सरफेस से लेंगे। फ्री सरफेस से लेंगे, तो आप खुद बताओ, इस बॉडी का अगर मैं सेंटर बताऊं तो आप कितना बोलेंगे? तो आप बोलेंगे ये टोटल 4 मीटर डेप्थ है। इसका जो सेंट्रोइड होगा वो कितने मीटर पे होगा? 2 मीटर डेप्थ पे होगा। 2 मीटर पे डेप्थ, 2 मीटर डेप्थ पे होगा। तो आपको निकालना है इसका सेंट्रोइड क्या है, कितना आएगा। तो आप बताएंगे इसका अगर हम सेंट्रोइड निकाले तो यहाँ से निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये निकालना पड़ेगा, लेकिन एक कंडीशन और भी दे रहे, 1.5 मीटर बिलो है, कहां से? सरफेस से, द फ्री सरफेस। जो ये है हमारे पास, कितने मीटर नीचे है आप? ये आपका कितना? 1.5 मीटर नीचे। तो यानी कि आप बताएंगे कि सीधी सीधी बात, ये तो हमें पता चल गई कि ये जो दे दी वो 1.5 मीटर मिल चुके हैं हमें। अब लेकिन हमें तो यहां तक की चाहिए, ये कैसे निकालेंगे? तो आप खुद बताओ, ये आपको 2 मीटर इंक्लाइन डिस्टेंस दे दी, 2 मीटर। ये इसको मैं यहाँ पे बनाऊं, ये इस तरह से आपको दिया हुआ है कि इंक्लाइन दे दी 2 मीटर, यानी कि ये दे दी 2 मीटर। और जब यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा कितना हुआ? 30 डिग्री। क्योंकि इस लाइन पे आपको पता है, ये तो दो पैरेलल लाइंस है। जब ये दो पैरेलल लाइंस है, जो थीटा और इंक्लाइंड जो लाइन है, ये आपकी क्या है? हम जानते हैं y इक्वल टू एक्स। इस तरह से, मतलब इसकी जो
हमारे पास जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। जब स्लोप कांस्टेंट है यहाँ पे, जब स्लोप कांस्टेंट है 30 डिग्री है हमारे पास स्लोप, y इक्वल टू हम बोलते हैं ना एम एक्स होती है इस तरह से लाइनें। अब m की वैल्यू क्या है, स्लोप यहाँ पे आपके पास पता है 30 डिग्री है, स्लोप 30 डिग्री यानी कि स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। ये स्लोप कांस्टेंट है, ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल लाइन से है। जब पैरेलल लाइन से तो इनके बीच का एंगल अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना आएगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, आप बताएंगे। तो हमें मुझे तो ये चाहिए ना, ये वाला चाहिए ए। मुझे तो टोटल एच बार का मतलब क्या है कि जितनी भी यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस है, ये एच बार निकालनी है। ये मतलब कहाँ से कहाँ तक है, सेंट्रोइड तक की, सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस कैसे निकालूंगा मैं, सॉरी। अब देखो ये तो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और ये कितना है आपका, हमें पता नहीं, ए बी है। तो आप ए बी कैसे निकाल सकते, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, मैं आराम से समझा रहा हूँ आपको, बस आपको समझ में आना चाहिए। ए बी बटे 2 ये आ गया, तो ए बी इक्वल टू कितना आएगा, ए बी इक्वल टू आ गया आपका 1 मीटर। ओके, ए बी आ गया आपका 1 मीटर। जब ए बी आ गया 1 मीटर है तो ये आ गया 1 मीटर हमारे पास, ये आ गया इतना, यानी कि ये भी आ गया आपके पास 1 मीटर। तो अगर मैं एच बार की बात करूं, एच बार की बात कर तो कितना आएगा, एच बार की बात कर तो कितना आएगा एच बार, तो आप बताएंगे ये टोटल आएगा, एच बार आएगा आपका कितना है, एच बार इक्वल टू आएगा, आप बताएंगे अभी तक आपने निकाल दिया 1.5 प्लस 1 मीटर यानी कि 2.5 मीटर। ओके, 2.5 मीटर आएगा, ये 2.5 मीटर आएगा, इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एच बार इक्वल टू कितना आएगा, 1.5 बट 2.5 मीटर। तो आपको हर चीज यहाँ पे दी है, एफ इक्वल टू कितना आएगा, तो आप बताइए एफ इक्वल टू, अब हम निकाल सकते हैं एफ इक्वल टू रो 1000 इंटू 9.81 इंटू जी ए कितना होगा, एरिया होगा इसका 4 इंटू 3, 12 इंटू एच बार कितना 2.5। इस तरह से अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा, सबसे पहले अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था 4 इंटू 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब आप बताइए 3 क्या है हमारे पास, सॉरी जो हमारे पास जो विड्थ है वो कितनी थी, 2 है, सॉरी ये 2 आएगा। ठीक है, विड्थ जो थी आपके पास 2 थी, तो ये कितना आएगा, 8 आएगा। 25 हटे 200, 25 हटे 200 यानी कि एक पॉइंट में एक प्लेस पे दशमलव यानी 20 आ गया। 20 की मल्टीप्लाई आप यहाँ से करोगे तो कितना आएगा, 20,000। 20,000 मल्टीप्लाई 9.81 से करेंगे तो कितना आएगा, 9.81 से करेंगे तो कितना आएगा, 0 और 2 6 19 ये आ गया, इस तरह से इतना आ गया। तो दशमलव कितने स्थान पे है, 2 स्थान पे दशमलव है। तो अब इसको मैंने किसमें कन्वर्ट करना है, ये आ गया इतना न्यूटन। अगर मैं किलो न्यूटन में बदलूंगा तो क्या करूंगा, मैं किलो न्यूटन में बदलेंगे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 डिवाइड करेंगे 196.2 किलो न्यूटन, ये आ गया आपका फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो कि इस सरफेस पे लग रहा होगा। ओके, अब ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, अब ये भी तो निकालना है कि ये फोर्स लग कहाँ रहा है, वो भी तो निकालना है, सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, हमेशा सेंटर प्रेशर, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर सरफेस हॉरिजेंटल हो तो उस केस में हमारे पास अगर बात करें तो उस केस में सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, सेम लेवल पे होता है। किस केस में, अगर हॉरिजेंटल सरफेस, लेकिन ये तो इंक्लाइंड सरफेस है तो उस केस में हमारे पास जो सेंट्रोइड होगा वो इसकी तुलना में थोड़ा नीचे होगा, सी सेंटर ऑफ प्रेशर। ओके, अब सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है, ये तो आपको आ गया होगा समझ में। अब सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है, मैंने सेंटर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है जनरली, सेंटर प्रेशर इक्वल टू सीपी, एच सीपी इक्वल टू कितना होता है, सीपी इक्वल टू होता है एच बार प्लस आई जी एक्स एक्स बाई ए एच बार साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी, एच बार कितना आता, कितना निकाला था मैंने 1.5, 1 कितना 2.5, अभी तक निकाला था 2.5 प्लस, अभी आई जी जी कितना होगा, बी डी क्यू बाई 12, बी कितना है 2, डेप्थ कितना है 4 का क्यू बाई 12 बाई ए एच बार, एरिया कितना है 4 इंटू 2 8 इंटू एच बार कितना था 2.5 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कितना 30 डिग्री, साइन 30 वैल्यू क्या होती है 1/2, स्क्वायर इसका 1/4। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे करूंगा, एक 4 से एक 4 कैंसिल, अब बचा 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 बच गई, यानी कि 4 चौक 16, और ये 2 से कट गया, 2 आ गया। अब ये 4 तिया 12, 3 बार कट गया, ये सारी चीज कट चुकी, 3 इक्वल टू कितना आएगा 2.5 प्लस 1 बाई कितना आएगा
3 आया था, 25 या 75। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ कितना आएगा, तो आप बताइए 10/75 यानी 2/15। 2/15 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो 2.5 तो आएगा, प्लस 2/15 कितना होता, 15 एकम 15, 15 15 45, 15 यानी कि कितना आ गया, 2.63 मीटर। 2.63 मीटर ये आ गया आपका सेंटर प्रेशर। इसका मतलब ये है कि जो हमने अभी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकाला था वो वो 2.63 मीटर फ्रॉम द फ्री सरफेस यहाँ पे एक्ट करेगा, जो अभी तक हमने हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकाला था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। ये हो गया आपका। इसी में अगर मैं और भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं, अगर कभी ऐसा पूछा जाता क्वेश्चन, वैसे तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिए तो ये आपको आ गया समझ में। इंक्लाइंड सरफेस में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सारे मतलब सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। देखो अगर माना कि ऐसे ना बोलता वो थीटा, अगर वो वर्टिकल देता तो क्या होता, अगर वो बोलता कि वर्टिकल है तो आप खुद बताओ उस केस में क्या होता, अगर सरफेस वर्टिकल होता तो क्या होता। अगर आपको दिया होता इस तरह से कि ये आपका सरफेस है, इसकी डेप्थ कितनी है 4 मीटर है, और ये फ्री सरफेस से 1.3 मीटर नीचे है, तो बताओ इस केस में अगर इसमें सेंट्रोइड निकालता तो क्या होता एच बार। आप बताते कुछ नहीं करते, अभी तो थीटा कितना है 90 डिग्री है। अब इस केस में क्या करना पड़ता हमें, तो मैं बताता अगर सेंट्रोइड क्या होता, यहाँ से इससे ऊपर क्या है आपका फ्री सरफेस है, यहाँ भी वाटर होगा, ये वाटर इस पे प्रेशर लगा रहा होगा, प्रेशर फोर्स लगा रहा होगा, तो कितना है आप बताएंगे 1.3 तो है ऊपर से फ्री सरफेस प्लस इसका सेंट्रोइड अपना कितना होगा 2, यानी कि 3.2 मीटर। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर यही चीज 3.2 नहीं आएगा, ये कितना आएगा 1.3 प्लस 2 आएगा, यानी कि कितना आएगा 3.3 मीटर। ओके, इस तरह से निकालना था हमने, एच बार आएगा, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये आ गया। अगर इसी के केस में वो बोलता है कि जो उस है वो है, अगर बोलता कि 1.3 मीटर नीचे नहीं है, बिल्कुल क्या है फ्री सरफेस पे है, तो आप कैसे करते, अगर माने इसकी डेप्थ 4 मीटर होती तो क्या करते, एच बार इस केस में क्या होता, इसका जस्ट हाफ 2 मीटर, और बस आपने एफ इक्वल टू रो जी ए एच बार लगाना है। ठीक है, उस केस में अगर सरफेस आपका वर्टिकल है, अगर सरफेस वर्टिकल है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो उस केस में अगर एच सी पी निकालते सेंटर ऑफ प्रेशर हम कैलकुलेट करते तो एच बार प्लस आई जी बाई ए एच बार साइन स्क्वायर थीटा। तो आप बताओ साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, थीटा की 1 का स्क्वायर, यानी कि तो उस केस में इतना ही इसका फॉर्मूला आ जाता है, ये सेंटर ऑफ प्रेशर की। ये बात आपको ध्यान देनी है। अब एक क्वेश्चन में और ले लेता हूँ आपके सामने, वो लेता हूँ कर्व सरफेस से रिलेटेड। सॉरी, बस आपने यहाँ पे ध्यान देना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर दोगे। देखो मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, कोई भी सरफेस ले, कर्व सरफेस माना कि ये इसका फ्री सरफेस है, अब फ्री सरफेस ये है कर्व सरफेस, ये है आपका कर्व सरफेस, क्या ये है आपका कर्व सरफेस। कर्व सरफेस, ये कर्व सरफेस आपका, ठीक है। अब ये कर्व सरफेस है, अगर मैं इसकी बात करूं कि इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है 6 मीटर, इसकी भी रेडियस है 6 मीटर। ओके, इसकी रेडियस 6 मीटर। अब आपको दिख रहा होगा कि एक क्वार्टर सर्कल है, मतलब सर्कल का एक चौथाई भाग है, ठीक है। तो ये एक क्वार्टर सर्कल है, अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, अगर मैं देखूं कि जो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं सरफेस के नॉर्मल लगते हैं, तो आप बताएंगे इस तरह से नॉर्मल लगेंगे, किसी पॉइंट की बात करें नॉर्मल लगेंगे, मतलब हमने ये देखना है कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो आप खुद बताओ जब नॉर्मल लग रहे हैं, ये तो नॉर्मल लग रहे हैं, तो इसका एक कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक तो निकालना हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगेगा और वर्टिकल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, यही हमने कैलकुलेट करना है कि दोनों ये कितने कितने लगेंगे। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करना है। ये आपके पास सामने दे दिया, हाँ। और जो है ये 5 मीटर क्या है नीचे है, कहां से फ्री सरफेस। क्वेश्चन आया समझ में, मैं खुद ही बना रहा हूँ ये क्वेश्चन। देखो ये हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एंड वर्टिकल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कितना आएगा। और इसके बाद ये भी हो सकता है कि ये भी पूछ ले कि हमारे पास ये बताओ कि रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा। तो मैंने आपके साथ सारी चीज बता दी।
अब ये कर्व सरफेस है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, अगर वो लेक्चर देख लिया तो ये आप बहुत इजीली सॉल्व करोगे ये वाला क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर आप सही से आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करने में। आपको पता है कि जो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं, प्रेशर फोर्स लगते हैं, वो सरफेस के नॉर्मल लगते हैं। नॉर्मल यानी कि इस तरह से लगेंगे। जब ये इस तरह से लगेंगे, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, आप बताएंगे बिल्कुल होगा। एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, क्या होता है एफ वी, वर्टिकल कंपोनेंट। दो कंपोनेंट हो गए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालता हूँ, इस केस में मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, तो क्या होता है रो जी ए प्रोजेक्टेड इनटू एच, एच बार रो जी ए प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड एरिया मतलब क्या होता है, देखो जैसे मेरे पास मार्कर है, अगर मैं इसको सामने से देखूं तो ये वाला एरिया दिखेगा मुझे, सर्कुलर दिखेगा। अब ये जो गेट है आपका, जो सॉरी, जो यहाँ पे ये आपका चाहे टैंक मानो आप, चाहे कुछ भी मानो, टैंक है माना ये, ठीक है। ये इस तरह से पैरा मतलब इस तरह से कर्व सरफेस में, यहाँ से कर्व सरफेस, और मैं देख रहा हूँ इसकी जो लेंथ है वो अंदर है, और उस लेंथ या बिर्थ मान लेते हैं, बिर्थ इसकी कितनी है 3 मीटर है। ये मान लिया कि इसकी जो बिर्थ है, ये मुझे अगर मैं सामने से देखूंगा इसको कर्व सरफेस को, अगर मैं इसको सामने से देखूंगा तो आप बताएंगे ये मुझे एज अ रेक्टेंगल दिखेगा। क्या दिखेगा, एज अ रेक्टेंगल दिखेगा। तो मैं अगर इस कर्व सरफेस को यहाँ से देखूंगा थोड़ा सा, अगर इसका मैं प्रोजेक्शन बनाऊं तो इस तरह से आप बताएंगे कि कुछ इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा, इस तरह से। अब इसकी विड्थ कितनी है 3 मीटर, और इसकी हाइट कितनी होगी 6 मीटर। तो आप खुद बताओ, जो इसका प्रोजेक्टेड मैंने सामने से देखा, इस आप बताएंगे ऊपर वाले को कि आपने क्यों नहीं देखा, अरे ये फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस 5 मीटर नीचे है, ये कर्व सरफेस। हमने तो जो प्रोजेक्टेड एरिया लेना है वो किसका लेना है, वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया लेना है कर्व सरफेस पर, जिसपे कि हमने फोर्स देखना है कितना फोर्स आ रहा है, यही तो है। इसमें तो फोर्स का मैंने एनालिसिस करना है कि कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है, कितना वर्टिकल फोर्स आ रहा है। तो इसका मैंने प्रोजेक्टेड एरिया देख लिया। जैसे ये आपके पास सामने बना हुआ, माना कि एक कर्व सरफेस था बना हुआ, मैं सामने से देखूं तो मुझे रेक्टेंगल दिखेगा। तो ये प्रोजेक्टेड एरिया क्या है, इसका रेक्टेंगल का एरिया। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 1000 इंटू 9 पॉइंट एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 81 इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, बताओ कितना आएगा। तो आप बताएंगे 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 इंटू एच बार, बताओ कितना होगा। मैंने आपके साथ हमेशा डिस्कस किया, जो हमारे पास सेंट्रोइड लेना वो कहां से लेना है, फ्री सरफेस से। सेंट्रोइड कहां से लेना है, फ्री सरफेस से। सेंट्रोइड कहां से लेना है, फ्री सरफेस से। तो फ्री सरफेस कितना है, ये तो 5 मीटर है, और 3 का सॉरी 6 का आधा कितना आएगा 3, यानी कि 8 मीटर आ जाएगा। एच बार कितना आएगा 5 + 6/2, क्योंकि इसका क्या आएगा, ये रेक्टेंगल है, इसका हाफ पे होगा, 6/2 आ गया, कितना आएगा 8 आ गया, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, मैं इसको कैलकुलेटर में करता हूँ ताकि टाइम कम लगे। 1000 इंटू 9.81 इंटू 18 इंटू 8, ये आ गया हमारे पास कितना 1000 इंटू 9। अब ये एक बात ध्यान देना, ये रो किसका है, वाटर का। जी क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 इंटू एरिया क्या आएगा। तो आप बताएंगे जो एरिया होगा हमारे पास, ये होगा प्रोजेक्टेड एरिया 6 इंटू जितनी इसकी विड्थ अंदर, विड्थ कितनी ले ली मैंने 3 ले ली, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, और उसके बाद ये एच बार कितना आएगा, ये होगा हमेशा फ्री सरफेस से कितना 5 + 6 का आधा 3 8 आएगा। तो कितना आएगा 1000 इंटू 9.81 इंटू 18 इंटू 8, तो ये आएगा आपका, इसको अगर मैंने सॉल्व करेंगे 1412640। अब इसको अगर मैं किलोमीटर में बदलूं तो कितना आएगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा किलोमीटर, ये आ जाएगा इस तरह से। फिर से बता रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या लिया था मैंने, आप बताएंगे एफ ले लिया, सॉरी ये ले लिया आपने, कितना फ्री सरफेस से डिस्टेंस कितनी है इसकी 5 मीटर नीचे है, ये हमारे पास क्या टैंक है। अब इसकी जो हमारे पास रेडियस है 6 मीटर है, 6 मीटर रेडियस है, तो हमने जब भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकाला है तो रो जी एपी एच बार, ये आएगा प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है। अब आप बताएंगे प्रोजेक्टेड एरिया क्यों लिया, हमें पता है कि हॉरिजेंटल पॉइंट पे किसी पॉइंट पे आप देखो तो हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, सेम रहता है। जो वेरिएशन होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या फोर्स का, वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही होता है। तभी मैंने वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया लिया। तो रो तो 1000 था, इंटू जी क्या था 9.81। प्रोजेक्टेड एरिया क्या होगा, जब मैं सामने से देखूंगा, इस तरह से मैं सामने से देखूंगा, तो इस कर्व को मैं यहाँ से यहाँ तक देखूंगा सामने से, तो आप बताएंगे कुछ ना कुछ मुझे रेक्टेंगल दिखेगा। जब रेक्टेंगल दिखेगा तो मुझे इसकी रेडियस कितनी थी 6 मीटर पता थी, और कितना था, और विड्थ कितनी थी अंदर 3 मीटर। तो क्या किया मैंने 6 इंटू 3 आएगा। अब हमारे पास एच बार निकालेंगे, एच बार कितना आएगा 5 +
इसका आधा कितना है 3, तो ये आ गया। इसकी मल्टीप्लाई करके फिर से एक बार चेक कर लेते, क्रॉस चेक कर लेते। 1000 इंटू 9.81 इंटू 18 इंटू 8, ये आ गया 1412640। तो इस तरह से कैलकुलेट करना, 1000 से डिवाइड करा किलो न्यूटन में निकाले कितना 1412.64 किलो न्यूटन। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। यही में जब आप यही का एग्जाम दोगे या यही का एग्जाम, तो आपके पास कैलकुलेटर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको तो कैलकुलेटर से पहले भी सॉल्व कर देते हम अगर हम करते, लेकिन जब कैलकुलेटर है, एग्जाम में अलाउड है, तो क्यों करना है हाथ से। ठीक है, अब है ये तो आ गया हॉरिजेंटल। अब वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा। वर्टिकल जब कंपोनेंट निकालेंगे हम, वर्टिकल कंपोनेंट एफ बी निकालेंगे, तो आप खुद बताओ जरा सॉरी, जो ये कर्व सरफेस है इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा। तो आप बताएंगे जितना भी इसके ऊपर लिक्विड है, जितना भी इसके ऊपर लिक्विड है, ये सारा लिक्विड इस पे क्या कर रहा है, फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा। तो आप ये नहीं बता सकते कि जितना भी, इसका मतलब आप बताएंगे कि इसका मतलब आप बताना चाह रहे हैं कि जितना भी ऊपर फ्लूइड है यानी कि लिक्विड है, उसका जितना वेट होगा उतना ही फोर्स होगा। तो बिल्कुल सही बात है, वेट है। और वेट को मैं क्या लिखता हूँ, एम जी लिख सकता हूँ, एम जी लिख सकता हूँ। एम जी को क्या लिखता है, रो वी जी, क्योंकि हम जानते हैं रो इक्वल डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो रो कितना है 1000, रो और जी कितना है, जी की वैल्यू में 9.81 पहले से लिख लेता हूँ। अब वॉल्यूम की बात आई, तो आप बताओ वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होगा आपका इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम। ओके, जब इसका वॉल्यूम और इसका, पहले दोनों का वॉल्यूम निकाल। नीचे का ये क्या क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल का वॉल्यूम क्या होगा आप बताइए। ऐसे तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और इसके अंदर क्या होती है विड्थ भी है। तो अगर मैं क्वार्टर सर्कल का निकाल तो बोलेंगे आप पाई बाय 4 क्या आएगा आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर आएगा, इनटू जितनी विड्थ है 3, प्लस इससे ऊपर रेक्टेंगल है ये, तो इसका तो मैंने निकाल दिया, इसका निकाल दिया। इसके ऊपर रेक्टेंगल है, इसका भी तो निकालना पड़ेगा। तो एरिया कितना होगा 5 इंटू 6 आएगा, इंटू विड्थ कितनी 3। अब इसको सॉल्व कर दो, वही आंसर आएगा। कैलकुलेटर में करते हूँ, कैलकुलेटर में करते हैं कितना आएगा 3.14/4 इंटू 36 इंटू 3 प्लस 60 इंटू कितना हो जाएगा, ये आ गया कितना आपका 14, ये आ गया आपका 14,2029.8 न्यूटन। ठीक है, इस तरह से आ गया, ये आपको ध्यान देना है। तो ये हो गया। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1000 इंटू 9.81, 1000 इंटू 9.81 और 4 पाई बाय 4 36 इंटू 6 और 30 90। तो ये हाँ, ये तो थोड़ा गलत आ गया शायद, ये गलत आ गया है, इस तरह से नहीं करना था। कितना आएगा ये 1714 न्यूटन। अगर मैं किलोमीटर में बदलूंगा तो क्या आएगा, तो आप बताएंगे कोई नहीं, 1000 से डिवाइड कर दो। जब 1000 से डिवाइड कर देंगे, इसी को 1000 से डिवाइड कर देते, कितना आएगा, ये आएगा 1714.5918 किलो न्यूटन। ये आ गया इस तरह से। ओके, तो ये अब बात आपको ध्यान देनी है, ये आपको सही से समझ में आना चाहिए। अगर इसका रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए बताएं तो क्या आएगा रिजल्टेंट फोर्स, तो आप खुद बताओ जरा। रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल तो निकाल लिया, कितना आया इस तरह से। अगर मैं इसको किलोमीटर में बदलूं तो ये वाला इतना आया, ये इतना आया। ठीक है, तो आप खुद बताओ जरा। अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूं तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे रिजल्टेंट इक्वल टू क्या था, अंडर रूट था हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस एफ वर्टिकल का स्क्वायर। ये निकाल लेना आप। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करके ये आ जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। वैसे मैं मतलब कैलकुलेशन करने के लिए कभी कैलकुलेटर यूज नहीं करता, पर लेकिन जब हमारे पास एग्जाम में है तो क्यों क्यों यूज ना करें, टाइम बच जाएगा। ओके, गलती होने के चांस कम होंगे। ठीक है, अब देखो जरा, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये सही से आपको समझ में आनी चाहिए कि हम किस तरह से करते हैं। तो आप बताएंगे यहां से तो आ गया, अगर टेन थीटा निकालना हो, मतलब इसका डायरेक्शन निकालनी हो, तो क्या होगा एफ बी बाई एफ एच आता है। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं एफ बी बाई एच, सारी वैल्यू इसमें डाल के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। अगर
आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर जो भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा फिर से। अब एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में भी आया था, जेई में भी आपके पास दिया था कोई, हमारे पास इस तरह से ट्रेंगुलर चैनल दिया था, ठीक है, ट्रेंगुलर चैनल दिया था। तो आपको ये हाइट एच है, ये विड्थ पी थी इसकी, ठीक है। तो इसका सेंटर प्रेशर कितना होगा, सेंटर प्रेशर कितना होगा इसमें, तो आप बताएंगे ये वर्टिकल है, सेंटर प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, एच बार प्लस आई जी, आई सी जी बाई ए एच बार, कोई फॉर्मूला नहीं। आप बताइए साइन स्क्वायर थीटा कहाँ गया, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि वर्टिकल है, तो थीटा क्या 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो ये क्या आएगा, वन आ गई वैल्यू। तो एच बार कितना, आप खुद बताओ इसका एच बार क्या होता है। ट्रायंगल का अगर इस तरह से बना है तो उसका एच बार कितना होगा, इसका एच बार कितना होगा, ऊपर से होगा एच बाई थ्री पे, ठीक है। अगर नीचे से बोले तो टू एच बाई थ्री पे आ जाएगा, ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो ऊपर से, अभी तो ऊपर से देखना, ठीक है। फ्री सर्फेस हमेशा हम क्या हो, एच बार जो लेते हैं हम फ्री सर्फेस से लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास कितना, एच बार आएगा, एच बार इक्वल टू आएगा हमारा एच बाई थ्री प्लस आई कितना होता है, हमारे हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपका इस केस में, बी एच क्यू बाई 36, बी एच क्यू बाई, बी एच क्यू बाई 36 भाई। एरिया कितना आएगा आपका, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना था बी इंटू एच इंटू हाइट कितना आएगा, हाइट लिख लिया हमने। और एच बार कितना आएगा, एच बार आएगा एच बाई थ्री। आया समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एच बाई थ्री प्लस बी एच क्यू बाई 36, हाफ बेस इंटू हाइट इंटू एच बाई टू। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँ तो कितना आएगा, तो एच बाई थ्री तो आएगा प्लस, अब इसका आएगा छह, छह चंग 36 यानी कि ये आएगा एच बाई सिक्स, एच बाई सिक्स आ गया। इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। उसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एच यानी एच बाई, ये आ गया आपका एच बाई टू। ये आपका सेंटर ऑफ प्रेशर इस केस में। अगर हमारे पास जो वर्टिसेस इसका क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है। अगर इसका, अगर ये फ्री सरफेस के कॉन्टेंट में इस तरह से, ठीक है, अगर इसका उल्टा बना दो इन्वर्टेड, अगर माना ऐसे आ जाता है क्वेश्चन पेपर में आपको इन्वर्टेड इस तरह दे, इस तरह से, तो आप कैसे करेंगे, इस बार कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस एक चीज चेंज होगी, हमारे पास एच बार जो होगा इस केस में फ्री सरफेस से लेते ना हमेशा, तो टू एच बाई थ्री आएगा। अगर ये एच है, ये बी है, अगर इस केस में निकालना है, ये तब है अगर हमारे पास क्या बेस क्या है फ्री सरफेस पे, अगर बेस क्या है डाउनवर्ड है इस केस में, ठीक है, ये बेस है फ्री सरफेस पे। अगर माना ये केस होता तो आप कैसे निकाले, तो इसको देख लो जरा। जब लिख लिया सीपी इक्वल टू, ये हो गया आपके पास टू एच बाई थ्री प्लस आई तो वही रहेगा बी एच क्यू बाई 36, एरिया क्या होगा वन बाई टू बेस बी इंटू एच बार कितना टू बाई पी एच। अब बताओ जरा, दो से दो खत्म, और बी एच स्क्वायर से एक बी एच, अब इससे आएगा भारतीय 36 टू एच बाई थ्री प्लस भारतीय 36 एच बाई 12, सॉरी। अब देखो ये आगे इस तरह से अगर सॉल्व करते हैं हम, कितना आएगा, इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप बताएंगे, इसको करना पड़ेगा इधर से फोर से, तो एट, नाइन एच बाई 12, नाइन एच बाई 12 को कैसे तोड़ ब्रेक कर सकता हूँ, थ्री बाई फोर एच, तो ये आ गया थ्री बाई फोर एच। इस केस में आ गया सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर किस केस में, ये वाला केस, तो ये आ गया आपका आंसर। ये मैंने इसके बाद इसको लिखा है, ठीक है। इस केस में क्या आएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर एच बाई थ्री, ये आ गया सीपी इतना, और इस केस में आ गया एच सी पी थ्री एच बाई फोर। तो आपको क्वेश्चन को सही से पढ़ना है कि क्या बता रहा है क्वेश्चन। अगर बोलेगा बेस है फ्री सरफेस पे, ठीक है, तो उस केस में आएगा एच बाई टू। अगर बेस है आपका फ्री सरफेस पे नहीं है, यानी कि उस केस में क्या वर्टिसेस है फ्री सरफेस पे, इन्वर्टेड है, इसका इन्वर्टेड है, तो उस केस में आपका कितना आएगा थ्री बाई फोर एच। ये बात आपको ध्यान देनी है, थ्री बाई फोर एच इस तरह से। एक और
क्वेश्चन करता हूं मैं आपके सामने, अगर सर्कुलर दे दिया आपको तो कैसे कर गया, और इसका डायमीटर है डी है, डायमीटर डी है, तो आप खुद बताओ, तो एच इक्वल टू क्या होगा आप बताएंगे, सेंटर ऑफ एचसीपी, एचसीपी का मतलब सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, सेंटर ऑफ प्रेशर इक्वल टू हमारे पास एच बार प्लस आई जी बटे आई सी जी बटे ए एच बार, कुछ नहीं, एच बार क्या होगा आप बताओ, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, रेडियस, यानी कि डी बाई टू के बराबर आएगा, ठीक है, प्लस आई क्या, मूवमेंट ऑफ इनिशियल क्या होता है सर्कुलर केस में, पाई डी की पावर 4/64 बाई एरिया कितना आएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच कितना आएगा, एच बार कितना आएगा, डी बाई टू, आ गया समझ में, फिर से बता रहा है, डी बाई टू आ गया, रेडियस के बराबर प्लस एच बार क्या था, डी बाई टू, वैसे फ्री सर्फेस डिस्टेंस कितनी होगी, डी बाई टू प्लस पाई डी फॉर 4/64 बाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये एरिया आ गया, और एच बार आ गया डी बाई टू, इसको सॉल्व करके कितना आ गया 8 8 वाटी 64, तो ये आ जाएगा आपका, अगर 8 वाटी 64 आ गया तो इतना आएगा, ये डी बाई टू आएगा, प्लस अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो आप बताएंगे कि डी बाई 8 आ गया, अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, इसको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप बताएंगे, इसको 4 से तो 5 डी बाई 8, ये आ गया आपका आंसर, तो ये आ गया सेंटर ऑफ प्रेशर, मतलब सेंटर प्रेशर का मतलब है इस कि फ्री सरफेस से इतनी डिस्टेंस पे हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक फोर्स लग गया, ठीक है, सेंटर प्रेशर इस तरह से आ गया, ये कहीं ना कहीं कितना आएगा आप खुद बताओ, सेंटर प्रेशर हमेशा क्या होता है, सेंट्रोइड से बड़ा होता है, आप बताएंगे कैसे पता चला आपको, एच बार देखो जरा कितना था, डी बाई टू, डी बाई टू का मतलब कितना था 0.5 डी हो गया, अब इस केस में अगर मैं इसका निकालूं एच एच सी पी निकालू, एच सी पी कितना आएगा, एच सी पी के केस में देखो इसको डिवाइड करो, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 0.6, 8 दूना 16, 8 45 डी, तो देखो जरा हमेशा बड़ा आएगा, किस केस में हमेशा बड़ा आएगा, अगर वर्टिकल हमारे पास जो भी सरफेस है वो वर्टिकल होगा, अगर हॉरिजेंटल होगा, अगर सरफेस हॉरिजेंटल होता तो उस केस में हमारे पास एच सेंट्रोइड इक्वल टू एच सी पी होता है, मतलब उस केस में हमारे पास सेंटर प्रेशर और सेंट्रोइड एक ही लाइन पे लाई करता है, मतलब एक ही प्लेन में होता है और इक्वल रहता है इस केस में, ठीक है, ये बात आपको ध्यान देना है, तो ये हो गया एच सी पी इक्वल टू 0.625, इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है, तो अगर सर्कुलर के केस में बताएं तो आ गया 5 डी बाई 8, ये बात आपको ध्यान देनी है, तो मैंने आपके साथ ये सारी चीज डिस्कस कर दी है, इस सेशन को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है फर्स्ट टाइम विजिट करा है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह के लेक्चर आपसे मिस ना हो, धन्यवाद।